नमस्कार, जय जोहार। का हाल है। मैं हाल जानने के लिए पहुंचा हूं सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच में, उन कर्मचारियों के बीच में जिन्हें एक चिंता सताते जा रही है कि देश में जिस तरह से अब निजीकरण होते चले जा रहा है, वैसे में छत्तीसगढ़ में काम करने वाले कर्मचारी करेंगे क्या। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे ऐसे जो है उपक्रम हैं, सार्वजनिक उपक्रम हैं, जिनको कि निजी क्षेत्रों में देने की बात हो रही है। एक तो रेलवे है, एक बड़ा सेक्टर है, दूसरा जो है बीमा का सेक्टर है, और तीसरा एक महत्वपूर्ण सेक्टर है वो स्टील उद्योग और बाकी सारी चीज़ों से जुड़े हुए। तो मैं इनसे जानूंगा कि अभी छत्तीसगढ़ में हालात क्या है, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का हाल क्या है। तो शुरुआत धर्मराज महापात्रा जी से करते हैं। महापात्रा जी, छत्तीसगढ़ में अभी फ़िलहाल हाल क्या है? क्या देश के बड़े जो मेट्रो शहर है वहाँ पे जो हालात बन रहे हैं, क्या उसी तरह का हाल छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों का हो चला है? यहाँ के कर्मचारी भी बहुत चिंतित हैं। देखिए, ये मसला केवल कर्मचारियों की चिंता का मसला नहीं है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सेक्टर के हब के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के अंदर जितनी प्राकृतिक संपदा है, कोयला है, लोहा है, बॉक्साइट है, आयरन ओर है, हर किस्म की प्राकृतिक संपदा है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक क्षेत्रों का एक बड़ा केंद्र बिंदु है। हमारे यहाँ ACCL है, कोल इंडिया है, NMDC है, NTPC है, बाल्को है, भिलाई स्टील प्लांट है, इंश्योरेंस के जो सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट है, बैंक है, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है या LIC है, जनरल इंश्योरेंस की कंपनियाँ है, वो तो है ही है। लेकिन एक बड़ा पब्लिक सेक्टर का केंद्र बिंदु है। भिलाई जो है भारत की पहचान बना, भारत के अंदर पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अगर कहीं बना तो वो भिलाई इस्पात संयंत्र बना। और जब भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण हो रहा था, आज भी जब आप भिलाई जाएंगे तो भिलाई के जो गेट नंबर 1 है, जो प्रमुख द्वार है, उसके गेट पर जो है एक शिलालेख लगा हुआ है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई बातें लिखी है। और उसमें उन्होंने कहा, जब भिलाई स्टील प्लांट का इनॉग्रेशन हो रहा था, कि दिस इज़ अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये आधुनिक भारत का मंदिर है। लेकिन आज जो है 75वें वर्ष में आज़ादी के, जब देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तब आज़ाद भारत के उसी मंदिर को बोली लगाकर नीलाम करने की कोशिश हो रही है। प्रश्न ये उठता है कि अगर भिलाई दुनिया के अंदर पहचान बना पाए, एक छोटा सा गांव था भिलाई, लेकिन आज वो भिलाई कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। भिलाई एक गांव से लेकर आज के भिलाई तक के सफ़र में अगर तब्दील हुआ तो उसमें सबसे बड़ा जो भूमिका निभाया है, इसलिए क्योंकि भिलाई के अंदर पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र का भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण हुआ और उसने वहाँ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली। LIC पे भी शायद होने वाला LIC का भी उन्होंने ये निर्णय लिया है कि LIC को जो है शेयर बाजार में लिस्ट करेंगे, LIC का IPO जारी करेंगे। अगर LIC जो तो बहुत भारत का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है पूरी दुनिया में, ये एक नायाब अजूबा संस्थान है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो दुनिया के देशों की गणना की गई है, उसमें जो है 75% देशों की जो सकल घरेलू उत्पाद है, GDP है, उससे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एसेट है, परिसंपत्ति है। 40 करोड़ से ज़्यादा LIC का बीमा धारकों का समूह है, यानी कि LIC के बीमा धारकों का परिवार है। दुनिया के बहुत सारे देशों की, पूरे यूरोपीय देशों को अगर आप देख लें तो उन सारे देशों की आबादी से बड़ी आबादी तो LIC के पॉलिसी होल्डर्स का आबादी है। तो उस LIC को भी अगर आप कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, ये वो LIC है जो 38 लाख करोड़ रुपया का जो है परिसंपत्ति का निर्माण किया। ये वो LIC है, जब भी भारत सरकार संकट में आती है तो पब्लिक सेक्टर LIC जो है भारत सरकार के मदद के लिए खड़ी होती है। LIC ने 29 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है सरकारी और सामाजिक क्षेत्रों के अंदर। रेलवे को अगर विकास के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, 2 लाख करोड़ रुपया LIC उपलब्ध कराता है। जब सत्यम दिवालिया होती है, उसको बचाने के लिए LIC सामने आता है। जब IDBI दिवालिया होती है, उसे बचाने के लिए LIC सामने आता है। जब भी शेयर बाजार के अंदर कोई संकट पैदा होता है तो LIC सामने आता है। तो आप देश के इस वित्तीय संस्थान, जिस वित्तीय संस्थान ने न केवल जो है देश के बीमा धारकों के साथ जो वादा किया, उनके हितों की सुरक्षा का, उनके दावों का उचित समय पर निष्पादन का, न केवल वो पूरा किया, बल्कि साथ ही साथ देश के आम जनता की जो घरेलू बचत है उसको एकत्रित करके देश के विकास के लिए उसका इस्तेमाल किया। मैं आप लोगों से समझना चाह रहा हूँ कि अगर
निजी हाथों में चला जाता है ये सार्वजनिक जो है उपक्रम जो है, तो इससे आप लोगों को कितना नुकसान हो सकता है? क्या वाकई में आप लोगों को बड़ा नुकसान होगा इससे? LIC का अगर सार्वजनिक चरित्र नहीं रहेगा, हाँ, इसका मतलब सीधा सीधा है कि निजी हाथ में जाएगा। अगर निजी हाथ में जाएगा तो निजीकरण का एक ही फंडा है कि मुनाफा जो है उस पर नियंत्रण करना। आज LIC पब्लिक सेक्टर में है तो LIC रोड के लिए हो या फिर नाली निर्माण के लिए हो या ऊर्जा क्षेत्र के लिए हो, ये सारी चीज़ों में लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। देश की पंचवर्षीय योजनाओं में अपनी भूमिका सुनिश्चित। लेकिन तब भी संभव रहेगा, वो संभावनाएं खत्म तो नहीं हो जाएगी मेरे ख्याल से। निजी क्षेत्र की ओर आप देखें तो कौन सा ऐसा निजी संस्थान है जो सार्वजनिक कल्याण के लिए कोई काम करती है? न वो सार्वजनिक कल्याण के लिए कोई काम करेगी और न ही फिर जो है उस मुनाफे को समाज को वापस करेगी। आपका लाभ तो नहीं चला जाएगा, कर्मचारियों का लाभ तो नहीं चला जाएगा इससे? कर्मचारियों का अहित है क्या? कर्मचारियों का अहित है, बिल्कुल है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र नहीं रहेगा, सरकार रोज चिल्लाती है हम जो है कि आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा रहे हैं उद्योगों के अंदर। जब सार्वजनिक क्षेत्र रहेगा नहीं तो आरक्षण आप 100% कर दोगे तो भी किसको आरक्षण दोगे? सार्वजनिक क्षेत्र हैं तब वो आरक्षण का जो है लाभ भी आप दे पाओगे। तो सर क्या हाल है बताइए ज़रा, जो है निजी उपक्रम और सार्वजनिक उपक्रम में काम करने वालों के बीच का हाल क्या है? नहीं, जो सार्वजनिक उपक्रम है वो जब नौकरियां निकालते हैं तो उनकी नौकरियों का उद्देश्य होता है कि देश के अंदर में जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी कम हो, देश के युवाओं को वास्तविक लाभ हो सके। निजी उद्यम जो नौकरी निकालेगा वो नौकरी क्या होगा कि वो खरीदेगा और जब उसके काम का नहीं रहेगा उसको फेंक देगा। जो निजी उद्यम का जो कर्मचारी है, एक तरीके से निजी उद्यम का जो कर्मचारी है उसको कोई सामाजिक कल्याण की फैसिलिटी नहीं है जब तक वो काम करेगा। और निजी उद्यम वेतन किस आधार पर निर्धारित करता है? वो आपको मशीन के तौर पर देखेगा। हाँ, मशीन के तौर पे देखेगा और वेतन किस आधार पे निर्धारित करता है। यदि आप उसको 20 लाख का काम लाभ कमा के दोगे तो आपको 5 लाख रुपए वेतन दे देगा। लेकिन जिस दिन लगेगा किसी भी कारण से कि आप लाभ कमाने की स्थिति में नहीं हो, वो आपको बाहर कर देगा। तो निजी उद्योग में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी तनख्वाह हो सकता है कुछ लोगों की ज़्यादा हो, लेकिन उनका भविष्य कहीं सुरक्षित नहीं है, उनका परिवार कहीं सुरक्षित नहीं है। लेकिन सार्वजनिक उद्योग क्या है, वो सामाजिक कल्याण की योजनाएं देते हैं, पेंशन देते हैं, चिकित्सा की चीज़ें देते हैं, अनुकंपा नियुक्ति की फैसिलिटी देते हैं। तो व्यक्ति का घर परिवार नौकरी सुरक्षित रहती है, भले ही उसका तनख्वाह के स्तर हो सकता है निजी उद्यम की तुलना में थोड़ा सा कम हो या कहीं थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन जो पारिवारिक आश्वस्ति है वो एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हमको सार्वजनिक उद्यम में ही मिल सकती है, निजी उद्यम में नहीं मिल सकती। क्या कहते हैं आप, जो है खुश किस में है? नहीं, अभी हमारे जो LIC है वो तो सरकारी इसमें ही रहना चाहिए, निजीकरण नहीं होना चाहिए उसका, क्योंकि आप सभी को मालूम है निजी मतलब कि ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति का उसमें अधिकार हो जाता है। तो वो व्यक्ति जब उसका अधिकार हो जाएगा तो अपने हिसाब से ही इस्तेमाल करेगा। कर्मचारियों का हक अधिकार छीन जाएगा? हाँ, बिल्कुल छीन जाएगा। और जो खासकर LIC की बात है उसमें तो हमारी जो पॉलिसी धारक हैं उनका पैसा लगा हुआ है, तो जब उनको नफ़ा या मुनाफा होगा तो वो ना तो पॉलिसी धारक को देखेगा ना कर्मचारी को देखेगा। के साथ भी जो है भेदभाव हो सकता है। जो अब आज की स्थिति में उनको जो बोनस दिया जा रहा है वो ना दे के वो तो अपने हित को देखेगा ना पहले, उसके बाद ही उनको देगा। जो भी सार्वजनिक उपक्रम में आज जैसे कि हमारे कमरे ने बताया कि आपको यहाँ जो फैसिलिटी है, हमारे कर्मचारी जैसे देहांत हो जाता है उनके बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति देना वो भी बहुत जल्दी हो जाता है। और जो भी मतलब यहाँ पे पॉलिसी धारक है उनको भी क्लेम में बहुत जल्दी सेटलमेंट होता है, उनको हर चीज़ में फैसिलिटी दी जाती है। वो हमको वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। आप भी जानते हैं कि निजीकरण होने के बाद क्या होता है। अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि निजी अभी लॉकडाउन हुआ है, उसमें निजी संस्थान में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको कम तनख्वाह या आधा तनख्वाह ना दे के ऐसा नहीं किया जा रहा, उनको पूरा बाहर ही निकाल दिया जा रहा है। आप देखे होंगे कि उनका परिवार, एक परिवार वाला व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा है और उसको अगर निकाल दिया जाए, ये लगता है कि मनमानियाँ जो है ज़्यादा होने लगेगी, बढ़ जाएगी। यही उस पर किसी तक कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, वो अपने हिसाब से मनमानी करेगा। सर क्या है, क्यों टेंशन में इतना जो है हालात जो है, मैं तो इनसे बात किया हूँ, आपसे ज़रा मैं समझना चाह रहा हूँ, क्या टेंशन है क्या वाकई में अभी इस तरह का माहौल है, इस तरह का हाल है? हाँ, जब से अपन ये देख रहे हैं कि जितनी भी सरकारी कंपनी है उनको अपन निजी में डाल रहे हैं, तो जो भविष्य है वो तो अंधकार में है। लेटेस्ट उदाहरण अपन ले सकते हैं, कोरोना काल में IT सेक्टर में लोग बहुत अच्छी तनख्वाह में पढ़ लिख के वहाँ गए थे, लेकिन इस दौरान क्या हुआ, 1/3 तनख्वाह कर दिए।
हमारे जो पहचान के कई लोग हैं उनकी तनख्वाह कम कर दी, तो बेचारे जो मकान किराए में लिए थे वो किराया देने की स्थिति में नहीं रहे, है ना, खाने की स्थिति में नहीं, कई लोग वापस आ गए हैं नौकरी छोड़ करके। इसीलिए शायद जो इंजीनियरिंग किया हुआ है, MBA किया हुआ है, वो भी सरकारी वैकेंसी अगर प्यून का भी निकल जाए तो उसमें वो जाना चाहता है। हाँ, क्या है, आदमी का मूल जो स्वभाव रहता है अपनी सुरक्षा चाहता है, वो असुरक्षा क्षेत्र में बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। आप बड़े बड़े माल में देखते हैं वहाँ कर्मचारी जो काम करते हैं, जो सवेरे से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं, उसको बैठने तक की स्टूल नहीं मिलती है। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि जो बड़े बड़े अस्पताल है उन्होंने किस तरह से पेशेंट को लूटा है, किस तरह अपनी जो जमा पूंजी खर्च की है, जो सार्वजनिक उद्योगों को बेचे जा रहे हैं। आज जो जितनी सरकारी योजनाएं चल रही है पूरी सार्वजनिक उद्योगों में, आज जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, चाहे जनधन योजना है, तमाम जो योजनाएं जो चल रही है, जो LIC के भरोसे चल रही है, भले PM आपने 330 रुपये दिया, लेकिन इस काल में जो है उनका भुगतान जो है 2 लाख रुपये 30,000 रुपये जो भुगतान जो है केवल LIC कर रही, कोई प्राइवेट कंपनियां, बीमा कंपनियां इसको नहीं करेगी। तो जो सामाजिक दायित्व का जो निर्वहन कर रही है भारतीय जीवन बीमा निगम, GIC, ये बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। अगर ये सब प्राइवेट कंपनियां आ जाएगी तो ये सामाजिक दायरे से बाहर हो जाएगी और उनको जनता के पैसे से कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल अपना मुनाफा देखेंगे, जनता का कोई हित नहीं देखेंगे। अगर IPO लिस्टिंग होती है तो केवल जो है शेयर होल्डर का फ़ायदा देखा जाएगा, पॉलिसी होल्डर का कोई फ़ायदा नहीं देखा जाएगा। जो शेयर खरीदेंगे उसका ही फ़ायदा आ जाएगा। शेयर के रेट अप डाउन होते रहेंगे, लेकिन पॉलिसी होल्डर को बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं रहेगी। इसीलिए हम जो है निजीकरण का विरोध कर रहे हैं कि निजीकरण होने से जो है बहुत सारी दिक्कतें होती है, देश की अर्थव्यवस्था पर। ठीक बात है। दादा एक बात बताइए कि मैं इस चीज़ को और समझना चाह रहा हूँ थोड़ा गहराई से, कि छत्तीसगढ़ में जैसे कि आपने बताया कि उदाहरण देके कि ये स्टील का क्षेत्र है, औद्योगिक इलाका है, पूरा जो है खनिज संपदा से भरा हुआ है, इस पर एक तरीके से लूट की स्थिति बन जाएगी अगर वो निजी हाथों में चला गया है। लेकिन धीरे धीरे तो जा ही रहा है। जैसे कि हमने देखा कि बेलाडीला जो है वहाँ भी एक निजी जो है औद्योगिक घराना उस पर चाहता है कि उस पर काम मिल जाए। बहुत सारे ऐसी जगहों पे हो रहा है। तो मतलब क्या सरकारें जो है उनके दबाव में काम करने लगेगी, ये हालात हो जाएगा? ये सब तो जो है, देखिए अभी जो हालत है केवल सरकारें उनके दबाव में नहीं, बल्कि ये है सरकार तो जो है केवल मुखौटा बन गई है और कॉरपोरेट ही देश की सरकार चला रहे हैं। वरना क्या बात है, कहीं की भी सरकारें हो। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जब तो अभी अंकुश नज़र आता है यहाँ पे, तो मतलब दो पहलू हैं। एक बात ये है कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ की सरकार को भी जितनी मुखरता के साथ निजीकरण के सवाल पर सामने आना चाहिए, उसमें और अधिक जो है सक्रियता की आवश्यकता है। ये जरूर है कि जब केंद्र सरकार ने नगरनार के स्टील प्लांट को जो है निजी हाथ में बेचने का जो फैसला किया, उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ की विधानसभा में छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया और उसका विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि अगर नगरनार की स्टील प्लांट आप बेचना चाहते हो तो हम उसे लेने के लिए तैयार हैं। एज ए ट्रेड यूनियन हमने उसका स्वागत किया। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर भी ये इसके जो बहुआयामी प्रभाव हैं, उदाहरण के तौर पर कोल के क्षेत्र में, कोल माइनिंग के क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर्स आ रही हैं और जिस तरीके से जो है केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि कोल माइनिंग प्राइवेट सेक्टर्स को देंगे, ये ज़मीन हमारी है, वहाँ रहने वाले आदिवासियों की है, उसके नीचे की जो संपदा है वो आदिवासियों की है, लेकिन उस संपदा पर उनका नियंत्रण नहीं होगा और वो न छत्तीसगढ़ को उससे न कोई। अभी एक आंकड़ा आया है छत्तीसगढ़ के अंदर, ये कोल माइनिंग के प्राइवेटाइजेशन अगर होगा, उसकी अगर रॉयल्टी छत्तीसगढ़ को नहीं मिलेगी तो छत्तीसगढ़ को 9,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए निजी हाथों में चला गया तो निश्चित रूप से निजीकरण का एक बड़ा सामाजिक दुष्प्रभाव है। निजीकरण आरक्षण समाप्त करता है, निजीकरण रोजगार के अवसर समाप्त करता है, निजीकरण जो है हमारे रोजगार में अनिश्चितता उत्पन्न करता है। निजीकरण का अर्थ होता है मुनाफा का निजीकरण, अर्थात जो सार्वजनिक दायित्व है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब बैंक नेशनलाइजेशन हुआ तो ये कहा गया बैंकों तक जो है आम जनता की पहुंच नहीं है, उसको उपलब्ध कराया जाए। जब LIC नेशनलाइज हुआ तो उसके पीछे ये कहा गया LIC का ये सोशल सामाजिक दायित्व है कि जोखिम की जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उस तक वो पहुंच बनाए। जब कोल का नेशनलाइजेशन हुआ तो वो इसका उसके पीछे का मकसद ये था, हमारे देश में पावर प्रोडक्शन के लिए जिस कोल की ज़रूरत थी
जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज वो उसका उत्पादन करने की हालत में नहीं थी, और जब जो हमारी आवश्यकता की न केवल पूर्ति नहीं कर पा रही थी बल्कि साथ ही साथ वो मुनाफे के आधार पर कोल उपलब्ध करा रहे थे, इसलिए नेशनलाइजेशन हुआ। छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के एक बड़ा केंद्र भी, मैंने शुरुआत में ये कहा, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के एक बड़ा केंद्र बिंदु है पब्लिक सेक्टर। तो ये पूरी तौर पर समाज के हर हिस्से के ताने बाने को प्रभावित करता है। वो केवल जो है चंद रेल लाइनों का परिचालन का निजी हाथ में देने का मामला नहीं है। और दूसरी बात है सार्वजनिक परिवहन, इस पर भी अगर सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाएगा तो आज का हमारा तजुर्बा क्या है, कोरोना के दरमियान जब बसें नहीं चल रही थी तो लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। सर ये बताइए कि आप किस तरह से देखते हैं, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, तो छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं जो कि सार्वजनिक उपक्रमों में जो है काम करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके हितों के साथ क्या जो है प्रभाव पड़ सकता है, उनके हितों पर कितना नुकसान हो सकता है? हम 1991 से जो है इस नीति का विरोध कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं, जनता के बीच जा भी रहे हैं, जनता के बीच में जाके जो पंपलेट भी बांट रहे हैं कि निजीकरण जो है एक धोखा है। निजीकरण यहाँ के पब्लिक सेक्टर जो भी है उसको बेचा जाना ही एक देशद्रोह का काम है, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर्स जो है जनता के पैसों के द्वारा बनाया गया संस्थान है। इसको नहीं बेचा जाना चाहिए, इसको निजी हाथों में नहीं देना चाहिए। यहाँ अगर इसको पब्लिक सेक्टर को बर्बाद करेगा, यहाँ की पब्लिक सेक्टर जैसे बर्बाद होगा वैसी जो है जो यहाँ पर जो रिजर्वेशन से जो लोग आए हैं, अति पिछड़े लोग जो यहाँ पर LIC में नौकरी करते हैं, SC के, ST के, पिछड़े वर्ग के और अपंग लोग जो है यहाँ पर नौकरी करते हैं, उनको यहाँ नौकरी मिलने वाली नहीं है। नहीं मिलने वाली है जी। वो उनके साथ मतलब जो है न्याय नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। उनके साथ धोखा है। और ये काम जो है ये संस्थान जो है पॉलिसी होल्डर्स का है, इस देश की जनता का संस्थान है। इसको जो है बिना पूछे इस देश की सरकार उसको बेच रही है, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मतलब जो लोग अभी जैसे कि खासतौर पे मजदूर वर्ग है उसको ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ेगा, फिर जो सार्वजनिक क्षेत्रों में अगर काम करते हैं, अगर मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, सबके साथ ये जो है ये निजीकरण जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ी धोखा है। उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, उनकी आर्थिक स्थिति और ख़राब होगी। इसलिए जो है किसी भी कीमत में इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। और हम खासकर जो यहाँ काम करने वाले जो है आखिरी सांस तक जो है इस उद्योग को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक चीज़ें चली जा रही है। छत्तीसगढ़ में तो रायपुर रेलवे स्टेशन को दिया जा रहा है, हो सकता है कुछ और स्टेशन को भी दिया जाएगा, एयरपोर्ट को लेकर के बात हो रही है। तो फिर यहाँ से वो चीज़ें आप किस रूप में देखते हैं? अगर आर्थिक तौर पर अगर चीज़ों को मैं देखना चाहूँ, समझना चाहूँ आपसे, तो इन चीज़ों को आप किस रूप में समझते हैं? आर्थिक रूप से तो हम लोग का बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि LIC को भी यदि सरकार निजी हाथों में दे देती है तो उससे हम लोगों को यही होगा, जो हमारे हम कर्मचारियों का तो नुकसान है, इसके अलावा हमारे जो पॉलिसी धारक है जिनका इन्वेस्टमेंट यहाँ है, उन लोगों को जो हम सुविधा देते हैं वो देखिए आप प्राइवेट बीमा कंपनियों में वो उन लोग शोषण बढ़ जाएगा, ऐसा है क्या? मतलब शोषण होने लगे, जैसे मतलब अक्सर ये बातें होती है कि जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं है ना, उनके साथ मतलब सरकारी जो कर्मचारी हैं वो उस तरह से नहीं होता है, भेदभाव होता है। कभी भी या तो आपके ऊपर नौकरी का संकट रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहती, ये चीज़ें होने की है। जैसे हमारा जो लोगो है ना, ये दो हाथों के बीच में एक दीपक है। ये दो हाथ जो है हमारी सरकारी संस्थान है, हमारा निगम है, और वो जो अंदर दीपक जल रहा है वो आम इंसान है और उसकी सुरक्षा है। तो वो सुरक्षा कब बरकरार रहेगी? जब ये निजी हाथों में नहीं जाएगा। आप कंपेयर करेंगे प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर्स और हमारे इंस्टीट्यूट को जीवन के साथ भी और बाद भी, तो वो इंश्योरेंस क्यों लेता है? कल भी वो सुरक्षा बरकरार रहे। आज उसको सुरक्षा मिल ही रहा है, उसके जाने के बाद, उसके मौत के बाद भी उसको वो सुरक्षा मिलना है, वो हम देते हैं। प्राइवेट इंश्योरेंस में आप जाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन दिखा देंगे और आपको क्लेम पेमेंट्स होता ही नहीं। थाउजेंड्स ऑफ केसेस ऐसे हैं। तो आम जनता का जो विश्वास हम पर है और उनकी जो सुरक्षा है वो बरकरार रखना है, तो निजी हाथों में नहीं जाना चाहिए। अभी मतलब हालात ये है कि जैसा कि कहा जा रहा है कि उद्योगों के हाथ ही और उद्योगों के साथ ही, तो ये स्थितियाँ अभी सरकारों ने बना दी है। अच्छा, एक चीज़ और बात कही जाती है कि भाई
जो निजी क्षेत्र हैं अगर वहाँ पे चीज़ें जाती हैं तो सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती है, सरकारी ढर्रा जो है वो सुधर जाता है, ऐसा बताते हैं कि सिस्टम के हिसाब से चीज़ें होने लगती है, आम लोगों के लिए सुविधाएं ज़्यादा बढ़ जाती है, ये कहा जाता है। ऐसी बात गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको वो ऑफिस का डेकोरम बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा, हमारा एकदम ढर्रा ऐसा ही है, पर जो इंसान आता है हमारे पास संतुष्ट होके जाता है, उसकी जो सुरक्षा है, उसको जो पैसे मिलने हैं वो मिलते ही हैं, पर वहाँ जाने के बाद जो निजी क्षेत्र के जो बीमा कंपनियां हैं उसमें ये शिकायत तो आती है कि धोखा बहुत हो गया है, चला गया है। जैसे हमारा प्रीमियम अमाउंट किसी भी छोटे से पॉलिसी का अगर वो मंथली 300 पे कर रहा है, प्राइवेट इंश्योरेंस में वो 300 जो है 1500 दे रहा है, 1500 वो पटा रहा है महीने का, पर जब उसका एक्सीडेंट हो गया या वो बीमार हो गया या उसकी मौत हो गई तो वो इंश्योर्ड अमाउंट उसको वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं है। मैम आपको लगता है कि जो है यही है, जो है जैसा है यही ठीक है, हमको अच्छी सुविधाएं नहीं चाहिए जैसा कि दिखाया जाता है, पिक्चरों में बताया जाता है, मतलब ये देखिए हमने ये कर दिया, ये व्यवस्था कर दिया, अब लोग जो है अच्छे से आ जा रहे हैं, सब सिस्टम से काम कर रहा है, कहीं पे कुछ नहीं है, गंदगी नहीं है, ये सब सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि जो दिखाया जा रहा है वो ठीक है या अभी जो चल रहा है वो ठीक है? जो क्या दिखाया जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है, हमको तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमने एयरपोर्ट को ऐसा कर दिया, हमने स्टेशन को ऐसा कर दिया, हमारी कंपनियां इस तरह से काम कर रही है, हम कर्मचारियों के हित में, ये सब सारी बातें। देखो क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से सजा के बहुत सुव्यवस्थित तरीके से दिखा दिए, ठीक है, वो ही काफ़ी तो नहीं है। हमको क्या चाहिए, हमारी लाइफ को क्या चाहिए, हमारी ज़िंदगी को क्या चाहिए भाई। हम अगर हम सरकारी कर्मचारी है तो हमें पता है कि हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित है, हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। आज अगर मुझे नौकरी है, यदि इनकेस मेरी डेथ होती है तो मुझ पर जो आश्रित है उनको भी नौकरी मिलेगी। क्या ये चीज़ प्राइवेट में लागू है? नहीं है, संभव नहीं है। प्राइवेट में संभव, अगर नियंत्रण करे, सरकारों के हाथ में चीज़ें संभव है क्या? सरकारें अगर उस पर कोई कमांड रखे, ऐसा संभव है? क्यों नहीं, यही तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार क्यों नहीं कर सकती है? अभी नहीं हो रहा है ऐसा? अभी क्या, अभी तो सरकार नियंत्रण किया, अभी तो सरकार बोल रही है, खुद नियंत्रित है ना, सरकार ये कह रही है गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस। व्हाट इट मीन्स, उसका अर्थ ये होता है सरकार कह रही है हमारा कोई सामाजिक दायित्व तो नहीं है, अब शिक्षा देना, लोगों को जो है इलाज कराना। कहाँ कही सरकार? ये बोल रही है, अरे हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है भाई, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस। सरकार का जो है व्यवसाय करना काम नहीं है, इसलिए हमारा काम केवल एक ही है, वो है कॉरपोरेट के दलाली करना, और वही उसी डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं वो। एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन, हेल्थ प्राइवेटाइजेशन, इंश्योरेंस प्राइवेटाइज करो, कोल प्राइवेटाइज करो, इंडस्ट्रियल सेक्टर प्राइवेटाइज करो, सारा प्राइवेटाइज करो, कौन चलाएगा? का आरोप ये है कि जितने जो सार्वजनिक क्षेत्र की चीजें हैं उनको सरकारें ही खत्म करते जा रही है। बिल्कुल, ये सबसे शर्मनाक है कि सरकार जिस दुकान की मालिक है, उस दुकान के मालिक ही अगर दुकान को नीलाम करने के लिए अगर उतर जाए मैदान में, अगर बीएसएनएल के मालिक भारत सरकार बीएसएनएल को निपटाने निपट जाए, इसका असर जो है दिख रहा है छत्तीसगढ़ पे। निश्चित इसका व्यापक असर दिखेगा। अगर मैं तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में विशेष समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यहाँ लगभग कितने ऐसे एक ही उदाहरण है, कितने लाख कर्मचारी होंगे जिस पर ये असर दिख रहा होगा। उसका एक ही उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। भिलाई स्टील प्लांट के अंदर एक जमाना था जब 72,000 स्थायी मजदूर काम करते थे, और आज उसी भिलाई के अंदर 14,000 स्थायी मजदूर काम करते हैं और 33,000 ठेका मजदूर, जिन ठेका मजदूरों को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता, जिन ठेका मजदूरों को जीने लायक न केवल वेतन नहीं मिलता, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि सरकारों ने खत्म ही कर दिया एक तरह से सरकारी नौकरियां, सुविधा पे काम कराना, ठेके पे काम कराना, ये सभी जगह पे हो रहा है, राज्य में भी, केंद्र में भी ज़्यादातर जगहों पे। वही हम कह रहे हैं कि अगर ये सब कॉर्पोरेट का प्रभाव है, ये उन्हीं का प्रभाव है भाई। अब अगर केंद्र सरकार ने अभी 4 जो श्रम कानून है उसके अंदर तब्दीली कर दिया और उसमें ऐलान किया कि अब कोई मिनिमम वेज का प्रावधान नहीं होगा, 8 घंटे के काम की अवधि को बढ़ा के 12 घंटा होगा, रात के पाली में जो है महिलाओं को भी काम करने की इजाज़त मिलेगी, मालिक ही जो है वो अपना प्रमाण पत्र जारी कर देगा कि सारे कानून को लागू कर रहा है या नहीं कर रहा है। पंजीयन के मामले में जो है ये उन्होंने कहा
कि जो है अगर वहाँ जिस कंपनी में आप यूनियन बनाना चाहते हो, पहले प्रावधान था 7 या 7 से अधिक लोग मिलकर मजदूर यूनियन बनाना चाहते बना सकते हैं। अब उन्होंने कहा नहीं, उस संस्थान के काम करने वाले लोगों के 10% लोग अगर चाहेंगे तभी वहाँ यूनियन बनेगा। तो इसका मतलब है सरकार पूरी तौर पर कॉरपोरेट परिस्थिति में मजदूरों, मेहनत कशों के जो सारे अधिकार उसको क्रश कर रही है। ये जो दिल्ली में चल रहा है किसान आंदोलन भी उसी का नायाब उदाहरण है कि वो हर चीज़ नीलाम होगी, हर चीज़ कॉरपोरेट के हवाले जाएगी। अगर हर चीज़ कॉरपोरेट के हवाले जाएगी तो फिर देश की आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता भी जो है कॉरपोरेट के ही हाथों में जाएगी। अभी ठीक है, आपका हाल तो बढ़िया है ना? हमारा हाल ठीक है, लेकिन देश का हालत ख़राब है। आप कोरोना में आप प्राइवेटाइजेशन का बात कर रहे थे। अभी जब कोरोना काल आया तो आप देख लिए कि प्राइवेट अस्पताल कितना लूटते हैं। जिस बीमारी, बहुत सारे लोगों की जानें भी तो बची है। लोग जिसके पास पैसे थे वो गए, उससे ज़्यादा जाने गई हैं। और वही एम्स का क्या हालत था, बिल्कुल फ्री में ट्रीटमेंट होता था और वहाँ से ज़्यादा बच के आ रहे थे। और प्राइवेट अस्पतालों में जिस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई दवाई नहीं, वहाँ तो लाखों के बिल दिए गए। तो इससे साफ पता चलता है कि निजीकरण अच्छा है कि गवर्नमेंट है। ये विश्वास भी तो लोगों में एक तरीके से ख़त्म भी हुआ है कि सरकारी अस्पताल नहीं जाना है, प्राइवेट में जाना है। अब बदल गए कोरोना के बाद। आप एम्स में जाइए, नंबर लगाइए, नंबर नहीं लगे। प्राइवेट वाले तुरंत नंबर ले लेंगे क्योंकि उनको पैसा से मतलब है। और यहाँ की तो BPL में बहुत सारे लोग हैं, उनको भी स्वास्थ्य का देखना है ना। चलिए, तो आप लोगों की आशंकाएं दूर हो जाए, चिंताएं दूर हो जाए। और मैं चाहता हूं कि जो बातें यहाँ से कही जा रही है, जो बताई जा रही है, वो चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाए, सही हो जाए। और देश को बचाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्रों को बचाने के लिए, सार्वजनिक उपक्रमों को बचाने के लिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आम लोगों को बचाने के लिए, आम लोगों के हितों को बचाने के लिए सरकारें ऐसा कोई भी कदम न उठाए जिससे कि देश का, प्रदेश का, आम लोगों का नुकसान हो। का हाल है के ज़रिए मैंने जो है तमाम अलग अलग वर्ग के कर्मचारियों से बातचीत की, उनसे जाना उनका हाल क्या है, और उन्होंने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ का हाल क्या है, यहाँ के सार्वजनिक क्षेत्रों का हाल क्या है। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।